ओके, तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? मेरे हिसाब से नजर आ रहा होगा आपको सेक्शन 53, है ना? मैं बार बार इसलिए पूछ लेता हूँ, कई बार क्या होता है 2-4-5 मिनट बाद बोलते हैं लो जी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए, और कोई बात। तो 53 क्या बोलता है सेक्शन? सेक्शन 53 सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी लॉ enacted by the parliament or any state legislature। तो किसी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, चाहे कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है बिकॉज कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ है कि अगर पेमेंट होनी है तो किस तरीके से होनी है। तो ये क्या बोल रहा है कि notwithstanding anything to the contrary contained in any law enacted by parliament or any state legislature for the timing in force, the proceeds from the sale of liquidation assets shall be distributed in the following order of priority and within such period and in such manner as may be specified। तो इसके ऊपर रेगुलेशंस है हमारे 41, 42 और 38, ये 3 रेगुलेशंस है। इन रेगुलेशंस में भी देख लेंगे क्या क्या लिखा है, बट बिफोर वी मूव ऑन टू रेगुलेशंस, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या कहता है ये। सबसे पहले तो ये कहता है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट आर टू बी पेड इन फुल। सबसे पहले तो आपको ये वाली पेमेंट करनी है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन। अगर मान लीजिए जितना भी पैसा रिकवर हुआ सारा इसी में खत्म हो गया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट पर आएगा, पहले ये सब पूरी पेमेंट होगी 100%। Following debts which shall rank equally between and among the following, ठीक है। Workman dues for the period of 24 months preceding the liquidation commencement date, and debts owed to a secured creditor in the event such secured creditor has relinquished security in the manner set out in section 52। तो section 52 में हमने देखा था कि secured creditor has got 2 options, either he can relinquish his security interest or he can realize the security on his own, ठीक है। So in case he has relinquished the security, so he will rank pari passu with workman's dues for the past 24 months preceding the liquidation commencement date, ठीक। अब यहां पर भी देखिए कि आप जहां पर भी रेफरेंस आ रहा है वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट का आ रहा है, क्योंकि लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक के आपको ड्यूज इसमें देने हैं। उसके बाद अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वर्कमैन ड्यूज हम सिर्फ 24 मंथ्स के देंगे? अगर मान लो किसी के 5 साल से सैलरी पेंडिंग है तो उसका क्या होगा, वो नीचे आ जाए, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट पर बोलता है वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ठीक है। जो आपकी वेजेस हैं या जो अनपेड ड्यूज हैं ओड टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन, ये यहां पर बात आ रही है, ये आपको 12 मंथ्स के लिए देने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो यहां पर आएंगे। और फिर ई पॉइंट पर आएंगे द फॉलोइंग ड्यूज शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज है, सपोज इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी है, ये सब फॉर द पीरियड ऑफ 2 years प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट। गवर्नमेंट ड्यूज भी हो सकता है, ज्यादा सालों के भी हो, तो 2 years के यहां पर आएंगे। और उसके साथ में सेकंड पॉइंट क्या है, डेट्स ओड टू ए सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो जिस सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ये एक्सरसाइज द ही हैज रियलाइज्ड द सिक्योरिटी ऑन हिज ओन एंड देयर आर एनी अनपेड ड्यूज, तो उन अनपेड ड्यूज का क्या होगा, वो जो अनपेड ड्यूज है वो यहां पर आ जाए, ठीक। उसके बाद में आ गया एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज, और फिर आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फिर आगे इक्विटी शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स एज द केस में भी। तो ये सारा हमारा 53 का मैकेनिज्म है। इसमें क्या बोलता है, एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स बिटवीन रेसिपिएंट्स अंडर सबसेक्शन 1 with equal ranking if disrupting the order of priority under that subsection shall be disregarded by the liquidator। आपस में कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, जो सेम क्लास में पर्टेन करते हैं, ठीक है, जिनका इक्वल रैंकिंग है। रैंकिंग हमने दे रखी है A B C D E F G H। if there is any contractual arrangement but if it is disrupting the order of priority, वो disregard, it shall be disregarded by the liquidator, और इसके हिसाब से ही ये जो ऑर्डर है इस हिसाब से ही पेमेंट होगी। and the fees payable to the liquidator shall be deducted proportionately
from the proceeds payable to each class of recipients under subsection 1 and the proceeds to the relevant recipient shall be distributed after such deduction. क्या होता है, लिखा तो है कि भाई सबसे पहले आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट देनी है, लेकिन फुल में पेमेंट नहीं होती पहले भी. क्या होता है, जैसे जैसे, क्योंकि मान लीजिए लिक्विडेशन वैल्यू है 100 करोड़, अब 100 करोड़ एक दिन में तो रियलाइज होंगे नहीं. मान लीजिए उसका 10% रियलाइज हुआ, 10 करोड़ से रियलाइज हुआ, ठीक है ना, तो वो एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि भैया 10% रियलाइजेशन हो गया, तो 10% अपनी जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट की पेमेंट हो जाएगी. ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए उनकी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट 100 करोड़ है और टोटल मान लीजिए 1000 करोड़ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो पहले 100 करोड़ खुद ही लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है. वो भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही चलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे आगे रियलाइजेशन होगा और 6 मंथ्स के बाद ये रियलाइजेशन होता है. मतलब जैसे 6 मंथ्स में रियलाइजेशन हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन होना है. ये हो गया एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड that at each stage of the distribution of proceeds in respect of a class of recipients that rank equally, each of the debts will either be paid in full or will be paid in equal proportion within the same class of recipients if the proceeds are insufficient to meet the debts in full. ठीक है, क्या मतलब, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. एग्जांपल हमने वहां पर भी दिया हुआ है इसके अंदर. जैसे मान लीजिए सेकंड स्टेज पर आ गए, ठीक है, वर्कमैन ड्यूज और डेट्स ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर. अब इन दोनों के मान लीजिए वर्कमैन के ड्यूज हैं 1 करोड़ रुपए और सिक्योर्ड क्रेडिटर के ड्यूज हैं 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, ठीक है. रियलाइज हुआ हमें 1 करोड़ रुपए. अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप. अब 1 करोड़ में से सबसे पहले तो जो लिक्विडेशन कॉस्ट की परसेंटेज है वो निकाल लेंगे, उसके बाद में इसको 1 और 3 की रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है. जैसे 1/4 दे देंगे वर्कमैन को और 3/4 दे देंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर. जैसे और अगला पैसा आएगा उसके बाद में इनको मिल जाएगा. और ये जो नंबर है इसी हिसाब से चलता है कि भाई पहले इनको पेमेंट होगा, उसके बाद में फिर बाकियों को पेमेंट होगा. सर हाँ, यस विश्वनाथ जी. proportionate distribution. So you stopped at these two, sir. Would it not go across, say, as you said, no, 10%, if 10% were to be the insolvency resolution cost were to yes, it will go to actually the liquidator is already aware how much is to be realized. He has already prepared the liquidation estate. He has got the liquidation value also. So in all probability, something plus or with plus or minus will be realized. So what they will do, they will proportionally distribute, but they will not distribute to preference shareholders and equity shareholders initially. First of all, debts have to be paid, and only then, because these preference shareholders and equity shareholders, they will be paid once the debts have been cleared. So every tranche will be paid up to F, sir? Yes, right. Every realization, a part of the payment will go to each of these. Yes. Thank you, sir. And the term workman dues shall have the same meaning assigned to it in section 326 of the Companies Act. Now let us see what 326 of Companies Act says. So 326 of Companies Act says, in the winding up of a company, the following debts shall be paid in priority to all other debts. Workman dues, where a secured creditor has realized the security interest, so it will be realized payable pari passu. Okay? Provided that in case of winding up of a company, the sums referred to in 1 or 2 of clause B, which are payable for a period of 2 years preceding the winding up order, shall be paid in priority to all other debts, including debts due to secured creditors within a period of 30 days of the sale. So this is as per section 36. But 36 we have not to read in total. We have to just see the definition of workman dues as per section 326. Now this is the definition of workman. Workman will be as per industrial disputes, and workman dues will be all wages or salary, including wages payable for time or piecework and salary and wholly or in part by way of commission, all accrued holiday remuneration becoming payable, earned leave,
ठीक है, and unless the company is being wound up voluntarily, so all amounts in respect of liability for death or disablement, PF fund, pension fund, gratuity fund, etc., etc. So these are the definition of workman dues. Now let us go to section 54. 54 talks of dissolution of the corporate debtor. Now where the assets of the corporate debtor have been completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicator. But before we go on to section 54, let us see the regulations also. Let us see the regulations relating to this distribution, 41, 42 and 38. Just a minute. So 38, 41 and 42. Hmm. (37) we had seen earlier. Now 38, distribution of unsold assets. What it says, the liquidator may, with the permission of the adjudicating authority, distribute amongst the stakeholders an asset that could not be sold. So there are certain assets which cannot be sold, assigned or transferred. So in that case, such assets will be distributed amongst the stakeholders with the permission of the adjudicating authority. Okay. And prior to this, it talks of assignment and transfer also. The application seeking permission of the adjudicating authority under sub-regulation 1 shall identify the asset, provide a value of the asset, details the efforts made to sell the asset, and provide reasons for such distribution. So in case the assets cannot be realized, so they will be distributed as such. Only those assets which could not be sold, assigned or transferred. Then recovery of money is due. The liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate debtor in a time-bound manner for maximization of value for the stakeholders. Suppose this company has to take some money from the sundry debtors, there are actionable claims, there are sundry debtors. So the liquidator shall endeavor to recover and realize such monies. Then 40 talks of liquidator to realize uncalled capital. The liquidator shall realize any amount due from any contributory to the corporate debtor. Okay. Suppose there is some uncalled money, so that money will be called. Suppose 5 rupees have been paid up on 10 rupees per share. So now the balance rupees 5 can be called upon. And those who do not pay this rupees 5, they will not be entitled to any distribution, notwithstanding any charge or encumbrance on the uncalled capital of the corporate debtor, because this money, suppose the paid up capital of the company is say 10 crores and the issued capital is say 20 crores. So now 10 crore rupees, the company has right to call at any time. What the company sometimes does is they create a charge on this right to recover this money. And suppose they take a loan and they create a charge on this uncalled capital. Okay. So liquidator shall be entitled to call and realize the uncalled capital of the corporate debtor and to collect the arrears, if any, due on calls made prior to the liquidation. So suppose earlier also some call money is due, so that also we can recover by providing a notice to the contributory to make the payments within 15 days. So he will give a notice of 15 days and that he has to pay this money within 15 days from the receipt of notice, but shall hold all money so realized subject to the rights, if any, of the holder of any such charge or encumbrance. So suppose against this 10 crore rupees of uncalled capital, a charge was created and rupees 8 crore was taken as loan. So this money will be held on behalf of the holder of that charge.
and no distribution shall be made to a contributory. No distribution. It doesn't say that, okay, you have paid rupees 5, so we will give you 50%. No. One person has given rupees 10, the entire money which was called up. Another man did not answer to these queries, did not answer to this receipt of notice, and he did not pay anything. He will not be entitled to anything. So no distribution shall be made to a contributory unless he makes his contribution to the uncalled or unpaid capital as required in the constitutional documents of the corporate debtor. And for the purpose of this chapter and schedule 1, assets include an asset, all assets, a set of assets or parcel of assets. Now, proceeds of this liquidation and distribution, how they will be dealt with. So all monies have to be paid to the bank account. The liquidator shall open a bank account in the name of the corporate debtor, followed by the words in liquidation in a scheduled bank for the receipt of all monies due to the corporate debtor. The liquidator shall deposit in the bank account all monies, including checks and demand drafts received by him as the liquidator of the corporate debtor, and the realization of each day shall be deposited into the bank account without any deduction not later than the next working day. Okay. The liquidator may maintain a cash of 1 lakh rupees or such higher amount as may be permitted by the adjudicating authority to meet liquidation cost. Suppose the liquidator has received rupees 2 lakhs cash on a particular day. So he will be depositing the entire amount of cash. It's not that he will keep 1 lakh with him and deposit the balance. No, it is not like that. Every day, the realization of each day shall be deposited into the bank account. And this cash account can be made by withdrawal. So cash of 1 lakh or such higher amount as may be permitted to meet the liquidation cost. He cannot keep cash out of the money realized. So in the first instance, he has to deposit all the money, and then if required to maintain the balance, he can withdraw. All payments out of the, because there was a disciplinary case on this. The liquidator said that, okay, I can maintain this much cash, so I did not deposit this. No, this is not the understanding. Understanding is that you first deposit all the entire money and then you withdraw if required. All payments out of the account by the liquidator above 5,000 rupees shall be made by checks drawn or online banking transaction against the bank account. So no payment above 5,000 rupees can be made in cash. Then distribution. Subject to the provisions of section 53, the liquidator shall not commence distribution before the list of stakeholders and the asset memorandum has been filed with the adjudicating authority. So first of all, they have to file with the adjudicating authority the list of stakeholders and the asset memorandum before commencing any distribution. The liquidator shall distribute the proceeds from realization within 90 days from the receipt of the amount to the stakeholders. So within 90 days, they have to distribute the proceeds. And the insolvency resolution process cost, if any, and the liquidation cost shall be deducted before such distribution is made. So pro rata, they will be deducting the insolvency resolution process cost and liquidation. And return of money, suppose somebody got it by mistake, so he will refund it. Then completion of liquidation. The liquidator shall liquidate the corporate debtor within a period of 1 year from the liquidation commencement date, notwithstanding pendency of any application for avoidance of transactions. So the PUFE transactions will not have any effect on this closure of the liquidation process or completion of liquidation process. So it has to be completed within a period of 1 year from the liquidation commencement date. And if the liquidator fails to liquidate the corporate debtor within 1 year, he shall make an application to the adjudicating authority to continue such liquidation, along with the report explaining why the liquidation has not been completed and specifying the additional time that shall be required for liquidation. Now let us again go back to our section. So 53 we have completed. Now let us go to 54. Sir, this workman dues, would it include gratuity and PF, sir? Yes, yes, yes. Then 24 months, it refers only to the wages part, is it? No, it is giving a reference to the section 326 now, and section 326 of Companies Act talks of that. Actually, I'll show you again.
this section 53, in explanation, it is given that what is the meaning of workman dues. So it says the term workman dues shall have the same meaning as assigned to it in section 326. And section 326 I've shown you. So section 326 workman dues, I've shown you the definition. This is the definition of workman dues, and it talks of not only wages but earned leave, PF, gratuity, pension fund, everything. Sir, I hope- one of the case law is like Moser Beer Karamchari versus State Bank versus Moser Beer. उसके अंदर आई थिंक ये हुआ था ना कि ग्रेचुटी फंड और पेंशन फंड वगैरह वो लिक्विडेशन स्टेट के पार्ट नहीं बनते हैं. दैट्स व्हाई दिस विल नॉट इंक्लूड अंडर सेक्शन 53. No, actually, that is a different scenario. Sometimes what happens is that gratuity amount or PF amount, if separate fund is created for that purpose, and that fund is being managed by a separate trust. So in case that fund has already been taken out of the company, and that is being managed by a separate trust who is making this payment, like particularly regarding this PF. Like PF. So in case a separate trust is taking care of these PF dues, so then this will not be included here. So then the trust will be responsible because that trust is a separate entity. Similarly, for gratuity also, sometimes they make a separate trust. So in case their separate trust is maintaining those accounts and money has already been transferred by the CD, then this will not enter into this distribution. That is the point. बाकी मोजर बियर वाला जब डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे उसको, बट पॉइंट यही है. हमें तो यहाँ पर 53 क्या बोलता है, 53 टॉक्स ऑफ वर्कमैन ड्यूज, और वर्कमैन ड्यूज में क्या बोल रहा है, आई हैव शोन यू. वर्कमैन ड्यूज में बोल दिया ना यहाँ पर, ये देखिए एक्सप्लेनेशन का जो है यहाँ बोला ना, ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन फ्रॉम पीएफ, पेंशन फंड, ग्रेचुटी और एनी अदर फंड मेंटेन्ड बाय द कंपनी. जो कंपनी मेंटेन कर रही है, जो कंपनी मेंटेन नहीं कर रही वो नहीं आएगा इसमें. ठीक है भाई. पीएफ में क्या होता है, पीएफ में कई बार ये होता है कि पीएफ काटा और कंपनी के पास ही है पैसा. देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक तो ये भाई कंपनी के पास फंड नहीं है, कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉइज का पैसा डिडक्ट कर रही है, अपने पास ही रखती जा रही है. उस केस में यहां इनको देना पड़ेगा. दूसरा सिनेरियो क्या है, कंपनी ने पैसा काटा, पीएफ ट्रस्ट में जमा करा दिया, जैसे पीएफ कमिश्नर के पास कई बार अकाउंट होता है. तो अगर वैसी सिचुएशन है तो देन इट विल नॉट एंटर इनटू लिक्विडेशन स्टेट. क्या बोलता है, बाय द कंपनी, पेबल बाय, मेंटेन्ड बाय द कंपनी. तो अगर पीएफ, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड ये कंपनी मेंटेन कर रही है, उस केस में ये लायबिलिटी आएगी. ठीक है. Yes, sir. अब इसको देखते हैं. 54 क्या बोलता है, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिटर. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अगर पीएफ ट्रस्ट सेपरेट मेंटेन्ड है तो वो फिर लिक्विडेशन एसेट का पार्ट ही नहीं बनेगा. वेयर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डिटर हैव बीन, लेकिन अगर मान लो पीएफ का पैसा काट लिया, किसी को जमा कराया नहीं, कंपनी के पास ही है ना फिर तो पैसा, तो फिर उस केस में यहां पर दिया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिटर. तो वेयर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डिटर हैव बीन कंप्लीटली लिक्विडेटेड, द लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अब यहाँ पर क्या है कि ये लिखा है कि द लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन, लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, तो एज सुन एज पॉसिबल. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर ऑर्डर दैट द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व्ड फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर एंड द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है. जो डेट ऑफ डिसोल्यूशन है वही आपकी, जो डेट ऑफ ऑर्डर है वही डेट ऑफ डिसोल्यूशन. एंड कॉपी ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 shall within 7 days from the date of such order be forwarded to the authority with which the corporate debtor is registered. ठीक है. तो ये MCA वगैरह जहां पर भी देनी है ये कॉपी दे दी जाए. अब हम देखते हैं प्रीपैक. प्रीपैक में क्या है, मैं आपको नट शेल में बता देता हूं व्हाट इज प्रीपैक बेसिकली. सो प्रीपैक इज इन विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड. The corporate debtor, whenever he is unable to pay the debts, and the minimum default here is 10 lakh rupees. This
option is available only to corporate MSMEs. MSMEs in the corporate sector. And the corporate debtor has already made up his mind, कि भाई ठीक है, I cannot pay 100%. So I will be willing to pay, say, 70% or 80% to the financial creditors. I will not be offering any haircut to the operational creditors. To the operational creditors, I'll be paying it full. So based on that, he gets in touch with the bankers, and the bankers or the financial creditors who constitute not less than 10% of the debt, they are able to nominate a resolution professional. And out of those nominated persons, say 3 different banks are appointing 3 different resolution professionals or insolvency professionals, then based on the voting, 66% voting, so one insolvency professional is appointed as a resolution professional. In this case, there is a concept of base resolution plan. This base resolution plan is prepared by the corporate debtor itself. And then this base resolution plan is vetted by the resolution professional, that it conforms to the requirements of section 30, etc. Now, the COC, in this case also, COC is formed based on the debts, financial debts or operational debts, whatever we have read in that's CIRP. And then they may approve the base resolution plan, whatever is offered by the CD. Or in case they think that, okay, base resolution, they do not agree to the base resolution plan, then they may ask the resolution applicant to invite further resolution plans. And in case, yes, and in case the resolution plan which comes is significantly better than the base resolution plan, so in that case, what happens is that the COC may approve the resolution plan which is significantly better without reverting to the CD. So CD also runs the risk that, okay, he should offer a lucrative offer in the form of a base resolution plan. And then there are other provisions. So now let us discuss these provisions one by one. What it says: corporate debtors eligible for prepackaged insolvency resolution process. So only corporate debtors are eligible. And this is included in part 2. So part 2 deals with corporate persons only. This prepackaged insolvency resolution process is not available to individuals and partnerships. An application for initiating prepackaged insolvency resolution process may be made in respect of a corporate debtor classified as a micro, small or medium enterprises. And the definition is given in subsection 1 of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. And this application may be made in respect of a corporate debtor who commits a default referred to in section 4. So section 4 talks of 2 limits. One limit is 1 crore rupees. That is for corporate. And then there is another limit of 10 lakhs, which is applicable to this for this prepack, for this corporate MSME. So there is a lower limit for that. There is no higher limit. Suppose there is a default of 100 crore rupees and the company is a MSME, so it has the option either to go in for this prepack or it can go in for normal CIRP. Because we have had reference to this prepack in section 11A also. So in section 11A, what we read that, okay, once the CIRP application has already been filed and then application for prepackage is coming, then what will be the fate of those applications that we have already read in section 11A. So it says, what are the conditions? That it has not undergone prepackaged insolvency resolution process or completed CIRP during the period of 3 years preceding the initiation date. Initiation date, as you know, is the date of filing the application. It is not undergoing CIRP. No order requiring it to be liquidated is passed, and it is eligible to submit a resolution plan. So these are the conditions when they will not be able to file for prepack. So these are the conditions. These conditions must be fulfilled if they want to file an application. So no prepackaged or CIRP during the period of 3 years preceding the initiation date, not undergoing CIRP, no order requiring it to be liquidated passed, and it is eligible to submit a resolution plan.
Now in this case, what will happen? The financial creditors of the corporate debtor not being its related parties, representing such number and in such manner as may be specified. What is the number? It is given in regulation 38 and 39. So regulation 38 and 39 talks of this number, which is 10%. Just a minute. Regulation 38, 39. So financial creditors of the corporate debtor not being the related parties representing such number and in such manner as may be specified have proposed the name of the insolvency professional. So who will propose? Those who are having 10% or more of the debt. So they will propose the name. Appointment of registered valuers. Regulation number 14 है. हाँ, रेगुलेशन नंबर 14. यस, हाँ, ये 38, 39 यहाँ इसको नहीं डालते हम, ये बाद में आ जाएगा. इसको भी आप 14 ही कर देते हैं. 14 तो इधर ही रखा हमने. रेगुलेशन 14. तो रेगुलेशन 14 क्या बोलता है? रेगुलेशन 14 ये बोलता है हमारा कि अप्रूवल बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. So for the purpose of clause E, the applicant shall convene meetings of the financial creditors who are not related parties. And have not less than 10% of the value of the total financial debt. तो जिनके पास भी 10% का डेट है, सपोज टोटल डेट है आपका है 500 crore rupees, and there are two bankers who have got debt of say 50 crores or more out of that 500 crores. So those two banks, they will be proposing the name of the insolvency professional to be appointed as RP, and the financial creditors of the corporate debtor not being its related parties representing not less than 66% in value of the financial debt due to such creditors have approved such proposal in such form as may be specified. So here all the financial creditors who are not related parties, they will be entitled to vote. So there are two things which are given in regulation 14. One is the proposal of the name of the insolvency professional who will act as a resolution professional. This proposal can be given by the financial creditors which are not related parties and which constitute not less than 10% of the debt. And then it has to be approved with 66% majority of the unrelated financial creditors. Okay. Provided that where a corporate debt does not have any financial creditor, not being its related parties, the proposal and approval under this clause shall be provided by such persons as may be specified. So in that those cases, the operational creditors. So in case there are no financial creditors, then operational creditors will propose the name and ये हो गया हमारा. अच्छा, आगे चलते हैं. The majority of the directors or partners of the corporate debtor, as the case may be, have made a declaration. Now, first of all, but before this financial creditors, भाई इनके लिए इनको भी बुलाना पड़ेगा ना आपको. You have to arrange a meeting a financial creditors की. तो ये जो मीटिंग कॉल करनी है आपको, this meeting has to be called with 5 days notice. और उससे पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करनी होगी कि भाई we want to go in for prepack. बोर्ड रेजोल्यूशन हो गई because the management is agreeing to it. Then you call a meeting of the financial creditors and they propose and they vote for a insolvency professional to be appointed as resolution professional. उसके बाद में क्या हो रहा है, जो majority of the directors है या partners है of the corporate debtor, अब यहाँ पर there is a difference between the liquidation provisions और यहाँ वो जो liquidation provisions है voluntary liquidation में, वहां बात करता है वो किसकी बात करता है, designated partner की. यहाँ पर बात कर रहा है वो partner की. ठीक है. तो majority of the directors or partners of the corporate debtor as the case में भी, यहाँ पर designated partner ने बोला, partner बोला.
ठीक है, as the case may be, have made a declaration in such form as may be specified inter alia that, ये बात लिखी गई आपकी रेगुलेशन नंबर 16 में। क्या कहते हैं कि भाई द कॉर्पोरेट डेटर शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days। तो ये कहते हैं भाई हम 90 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। एंड दिस प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी ऐसा ही एक डिक्लेरेशन रहता है कि दिस वॉलंटरी लिक्विडेशन इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। तो यहाँ पर भी सेम टाइप का डिक्लेरेशन है। एंड द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल proposed and approved to be appointed as a resolution professional under clause E. ठीक है, and the members of the corporate debtor have passed a special resolution। तो एक डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद में ये हो गया एक स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबरशिप, ठीक है, और एटलीस्ट 3/4 of the total number of partners as the case may be of the corporate debtor have passed the resolution approving the filing of an application for initiating pre-packaged insolvency resolution process। आजकल वॉलंटरी लिक्विडेशन पे दे आर आस्किंग मेनी टाइम्स, वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। प्री पैक में आपसे एक क्वेश्चन सपोज यहाँ पूछ लेगा, वो कहेगा भैया ऐसा है, एक कंपनी है, कॉर्पोरेट एमएसएमई है, और उसमें 3 शेयर होल्डर है और 3 ही डायरेक्टर है। ठीक है, एक डायरेक्टर के पास 35% है, दूसरे डायरेक्टर के पास 35% है, और तीसरे डायरेक्टर के पास 30% है। The director which is having 30% is not agreeing for this pre-pack। ठीक है, तो क्या whether they can go in for pre-pack? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। नो हाँ, बिकॉज यहाँ जो मेजोरिटी वाली बात है, देखो मेजोरिटी डिक्लेरेशन तो हो जाएगा, मेजोरिटी तो हो जाएगा, लेकिन ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको 75% चाहिए। ये अभी 2-4 दिन पहले भी सवाल आया था, वो वॉलंटरी लिक्विडेशन के रेफरेंस में पूछा था, बात यहाँ पर भी वही है, सेम है, यहाँ पर भी पूछ सकता है इस तरह से। द कॉर्पोरेट डेटर शैल obtain an approval from its financial creditors not being its related parties representing not less than 66% in value of the financial debt due to such creditors for the filing of an application। अब देखिए, there are 2 types of approvals which are being taken from unrelated financial creditors। सबसे पहला तो नेम अप्रूवल हो गया, ठीक है ना, प्रपोजल ऑफ नेम और अप्रूवल, अप्रूवल के भी 66% हो गया। ये 66% यहाँ पर किस चीज का अप्रूवल ले रहा है? फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले डिक्लेरेशन हो गया फ्रॉम मेजॉरिटी, उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, और ये 66% इनका भी अप्रूवल हो गया। ठीक है, फॉर द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन सच फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड। अब वॉलंटरी लिक्विडेशन में कितना होता है? 2/3 होता है, वहां पर भी क्रेडिटर से लेते हो ना आप, अगर क्रेडिटर्स हैं तो 2/3 जो है वो अप्रूव करते हैं, और यहाँ पर भी कह दिया क्या? 66%। तो सिमिलर चीजें, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज, द अप्रूवल अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड बाय सच पर्संस एज मे बी स्पेसिफाइड। वो रेगुलेशन 14 में फिर बात करता है, कि रेगुलेशन 14 में बात करता है कि भैया अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये आपके अप्लाई होंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के ऊपर। ठीक, अच्छा, प्रायर टू सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर सबसेक्शन 3 द कॉर्पोरेट डेटर शैल प्रोवाइड सच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विद। ठीक है, अब ये जो 66% वाला अप्रूवल है विच इज गिवन इन सबसेक्शन 3, prior to obtaining that approval the corporate debtor shall provide such financial creditors with एक तो declaration which is referred to in clause F, ये जो clause F में ऊपर declaration दिया गया है। ठीक है, declaration में क्या लिखा है? declaration में यही लिखा है कि भैया ये जो है सबसे पहले तो they will be filing the application within a definite time period, it is not being initiated to defraud any person, and the name of the insolvency professional proposed and approved to be appointed as resolution professional। ये 3 बातें उन्होंने लिखनी है। ठीक है, अब ये जो अप्रूवल लेना है आपने यहाँ 66% फ्रॉम अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू फाइल द एप्लीकेशन, उससे पहले यू हैव टू प्रोवाइड देम द फॉलोइंग थिंग, द सीडी हैज टू प्रोवाइड। क्या देना है? एक तो डिक्लेरेशन, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन देना है, या फिर रेजोल्यूशन देना है आपको। ठीक है, एज रेफर टू इन क्लॉज G ऑफ सब सेक्शन 2। ठीक है, वो
नॉर्मल रेजोल्यूशन किस केस में देना होता है, वो भी अलग से कुछ है कि अगर आपकी टाइम पाउंड कोई प्रोसेस के लिए कंपनी बनी है तो उस केस में ही फिर ये नॉर्मल रेजोल्यूशन होता है। और ये बेस रेजोल्यूशन प्लान, यहाँ पर क्या है, दिस बेस रेजोल्यूशन प्लान, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि whose duty it is to prepare the base resolution plan. So base resolution plan has to be prepared by the CD. ठीक है, a base resolution plan which conforms to the requirements referred to in section 54K and such other conditions as may be specified. And such other information and documents as may be specified. अब उसके बाद में यहाँ पर जो इसका डेजिग्नेशन आया, वो डेजिग्नेशन आ गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। Here the designation is not resolution professional because अभी क्या हुआ है, there is a proposal and there is a approval by unrelated financial creditors representing 66%. ठीक है, and now they are saying that okay, they will be filing an application within a period of 90 days. But here the appointment is not there. Appointing authority is the adjudicating authority. But in the meantime, before filing this application, there are certain duties of the insolvency professional before initiation. Okay, what are they? Because in this case, you will note that although there is a default, but the application is being moved by the CD only or the corporate applicant. No financial creditor or operational creditor is moving an application in case of prepack. In this case, the management will also rest with the CD, and it is the management, the CD only, which is initiating the application. So something similar to voluntary liquidation. So what they will do, the insolvency professional shall prepare a report in such form as may be specified, confirming whether the corporate debtor meets the requirements of section 54A and the base resolution plan conforms to the requirements referred to in clause C of subsection 4 of section 54A. So now, first of all, we have to see the corporate debtor meets the requirements of section 54A. 54A requirements we have already seen, that it is not undergone pre-package, it is not undergoing CIRP, no order requiring it to be liquidated, it is eligible to submit a resolution plan. So these are the conditions. So these conditions who will verify? The insolvency professional. Okay? And second point is that the requirements which are given in clause C of subsection 4. सर इसमें एक मिनट, ये सी में क्या बोलता है? सी में बोलता है बेस रेजोल्यूशन प्लान. So ये बेस रेजोल्यूशन प्लान भी, although it will be prepared by the CD, but this will be confirmed by the insolvency professional कि भाई ये जो है ये it meets the requirement. हाँ पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो पहले ही हो जाएगा ना पॉइंट, क्योंकि प्री पैक तो पहले ही स्टार्ट हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो बाद में जाएगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ तो अपॉइंटमेंट तो पहले ही होगी. अभी ऐसा है ना, अभी क्या है, हाँ अपॉइंटमेंट हो गई, मतलब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गया. हाँ तो वो मतलब फाइनेंशियल वो सीडी चूज करेगा या फाइनेंशियल क्रेडिटर वोट, पहले सीडी चूज करेगा फिर वोट करवाएगा? ना 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 नहीं, सीडी कुछ नहीं करेगा. सीडी तो क्या, सीडी के पास लिस्ट, सीडी हैज गॉट द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. हाँ जी. उसके पास लिस्ट है, उसको पता है कि किसका 10% से ज्यादा का डेट है. हाँ जी. ठीक है, जिसका भी 10% से ज्यादा का डेट है ना, वो प्रपोज कर देंगे नाम. 10% से ज्यादा वाले 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है. ठीक है सर. वो प्रपोज करेंगे और फिर वोटिंग हो जाएगी. वोटिंग में जिसको 66% मिल जाएगा, वो हो सकता है एक से ज्यादा नाम भी आ जाए. अगर इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर ना हो तो ओसी करेगा फिर ओसी करेगा. हाँ इसमें ओसी को फाइनेंशियल क्रेडिटर बोल रहे हैं क्या? इस वो ये कह रहे हैं, ओसी का नाम नहीं आ रहा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का नाम नहीं आ रहा, सब जगह फाइनेंशियल क्रेडिटर ही लिखा नहीं नहीं, वो नीचे बोल दिया ना उसने नीचे क्या बोला? रेगुलेशन नंबर 14 में लिखा हुआ है. ये देखो ना, रेगुलेशन 14 में क्या लिखा? रेगुलेशन 14 में लिखा ना, ये देखो, प्रोवाइडेड दैट where a corporate debtor does not have any financial creditors, not being its related parties, the approval under this subsection shall be provided by such persons as may be specified. तो यहाँ दे दिया उन्होंने. ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर है लेकिन सारे रिलेटेड पार्टीज हैं. ठीक है ना, तो उस केस में भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ही करेंगे ये काम. ठीक है भाई, किसी लड़की का भाई नहीं होता तो चाचा ताऊ के लड़के को कह देते हैं ना, भाई तुम ये तो रीति रिवाज कर लो, वही चीज. ये हो गया. अच्छा, द ड्यूटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर सबसेक्शन 1 शैल सीज इफ. ठीक है,
अब ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इसका दो काम हो गए। पहले तो इसने देख लिया कि मेरी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि भैया ये जो अप्रूवल यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, जो 66% वाली अप्रूवल, ठीक है। और ये ड्यूटी सी हो जाएंगी अगर ये एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करता, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ कहा था कि हम फाइल करेंगे, हो सकता है एप्लीकेशन ही ना फाइल करें। एप्लीकेशन नहीं फाइल करेंगे तो इसका रोल यहाँ खत्म, ठीक है। या एप्लीकेशन एडमिट हुई या रिजेक्ट हो गई तो भी इसका काम करता, क्योंकि अब उसका नाम दूसरा हो जाएगा। हो सकता है यही अपॉइंट हो जाए, लेकिन ये है कि ये इसको अपॉइंट करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एप्लीकेशन एडमिशन या रिजेक्शन पर भी इसका नाम ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं रहेगा, अब इसका नाम हो जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। एक बात और है कि यहाँ पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द फीस पेएबल टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अब इसको इस काम के लिए फीस भी देनी है, ठीक है ना। अब ये जो फीस है, द फीस पेएबल टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन रिलेशन टू द ड्यूटीज परफॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be determined and borne in such manner as may be specified, and such fees shall form part of the prepackaged insolvency resolution process if the application is admitted। अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाए तो ये क्या है, ये फिर आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो सीडी विल बियर इट, ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन दे दी इन्होंने, ठीक है, एप्लीकेशन टू इनिशिएट prepackaged insolvency resolution. So where a corporate debtor meets the requirements of section 54A, a corporate applicant thereof may make an application with the adjudicating authority। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कौन दे रहा है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या कॉर्पोरेट जो है डेटर, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। The application under subsection 1 shall be filed in such form containing such particulars and such manner as may be prescribed। तो इसमें रूल 4 है, रूल 4 में दिया गया है कि भाई कैसे ये एप्लीकेशन इन्होंने फाइल करनी है। ये स्कीम, अब आगे चलते हैं इसमें। द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन था मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का, स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन एज द केस में भी, एंड द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 54 है, ठीक है। तो सेक्शन 54 में जो अप्रूवल था, कौन सा अप्रूवल, फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने दो अप्रूवल दिए थे ना फाइनेंशियल क्रेडिटर ने। एक तो अप्रूवल दिया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और दूसरा दिया था फॉर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। तो जो फाइलिंग दिस एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लग जाएगा। द नेम एंड रिटन कंसेंट इन सच फॉर्म ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल proposed to be appointed as resolution professional as approved under clause E of subsection 2 of section 54A, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट और इसकी ये रिटर्न कॉन्सेंट, जो पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना था, अगर वो चाहता है तो वो भी अपॉइंट हो जाए। और उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने क्या रिपोर्ट दी थी कि भैया सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं, बेस रेजोल्यूशन प्लान कंफर्म करता है, ये सब बातें ये यहाँ पर लग जाएंगी एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। उसके बाद में एक और इसमें खास बात यह है कि जो पीयूएफई ट्रांजैक्शंस हैं, पीयूएफई ट्रांजैक्शंस के बारे में भी सीडी खुद ही बताता है। क्या कहता है, ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस ऑफ द सीडी दैट मे बी विद इन द स्कोप ऑफ प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ चैप्टर ट्रांजैक्शंस अंडर चैप्टर 3 और फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग अंडर चैप्टर 6 इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। तो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर वो ये भी लिखना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शंस उसके हिसाब से पीयूएफई ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये हमारा रेगुलेशन 16 इसकी बात करता है। Information relating to books of accounts of the CD and such other documents relating to such Just period. one question. Supposedly he gives an incorrect declaration and he says कि कोई PUFE transactions नहीं है। बाद में देखो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो देखेगा ही ना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो देखना ही है। ये तो इनिशियल एक बेस बना दिया उन्होंने, वो इसीलिए कह दिया कि इसमें क्या है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल भी इसके पास ही रहने वाला है आखिर तक, तो इसके लिए इसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया उन्होंने। अब वो आरपी तो देखेगा ही, आखिर आरपी का तो ड्यूटी है ही। ये नहीं है कि अगर इसने अगर दे दिया तो आरपी उसको नहीं,
ये वाली जो बताई इसको तो और ध्यान से देख लेगा वो, ये तो उसको बेस मिल गया ना कुछ। ये है भाई, एक आदमी के घर में चूहा मरा हुआ है, अब एक कह दे भाई किचन में है, तो वो किचन में तो खास ध्यान देगा, एक कह दे पूरे घर में ढूंढेगा, वही बात। Information relating to books of accounts of the corporate debtor and such other documents relating to such period as may be specified। तो ये हमारा रेगुलेशन 18 इसकी बात करता है, ठीक है। एक मिनट में रेगुलेशन को खोल लेता हूँ उसके साथ में, तो सही रहेगा, क्योंकि कुछ रेगुलेशन याद दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए हैं। रेगुलेशन के साथ साथ ही आपको बताता चलता हूँ। ये प्रीपैक का जो रेगुलेशन है, मेरे हिसाब से 70 देखता हूँ। ये मैं वहीं से बता देता हूँ आपको, छोड़ो इसमें ना फिर और टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं यही बताता जाता हूँ आपको साथ साथ, बाद में फिर रेगुलेशन अलग से पढ़ लेंगे हम लोग, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा उसमें, अदरवाइज में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर थे, एक मिनट में रेगुलेशन खोल लेते हैं साथ में। आप भी अपने रेगुलेशन भी साथ साथ रखिए, तो वरना ऊपर नीचे जाने में ज्यादा टाइम लग जाता है। एक मिनट, ये बिना कुछ यहाँ दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे हैं। तो ये था हमारा रेगुलेशन 18। हाँ, ये रेगुलेशन 18 जो बात करता है ना, ये कहता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स, तो इसमें हमारा रेगुलेशन नंबर 18 है, और ये कहता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको देनी है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स की, और प्रोविजनल देने हैं अप टू डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, और इसके लिए फॉर्म P5 है। अब आगे चलते हैं। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वही 14 डेज का टाइम है, या तो एडमिट कर लेगी अगर कंप्लीट है, या फिर रिजेक्ट कर लेगी, ठीक है। अगर बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन दे विल गिव टाइम टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 7 डेज। इन नॉर्मल जैसे CIRP में है वैसा ही यहाँ पर भी है, ठीक है। एंड द प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। CIRP में भी ऐसे ही होता है, जो डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होती है वो यहाँ पर भी। फिर टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इस केस में आपकी 120 डेज, ठीक। अब ये 120 डेज की टाइम लिमिट तो है, लेकिन अब इसमें कोई एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नहीं है कि भाई इसके बाद में एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1, the resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the committee to the adjudicating authority under subsection 4 or subsection 12 as the case may be of section 54K within a period of 90 days। अब 120 डेज का तो टोटल पीरियड है, ठीक है। 90 डेज में क्या करना है? जो भी इसके पास रेजोल्यूशन प्लान आ गया ड्यूली अप्रूव्ड बाय COC, ये सबमिट कर देगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ताकि उसको भी तो टाइम चाहिए ना कुछ, ठीक है। 120 डेज तो टोटल प्रोसेस है। Or where no resolution plan is received by the committee within the time period referred to in subsection 2। Subsection 2 में कितना टाइम दिया? 90 days। The resolution professional shall on the day after the expiry, अब 90 days हो गए, कोई रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में they will file an application with the adjudicating authority for termination, ठीक है। और टर्मिनेट होने के बाद क्या होगा? टर्मिनेट होने के बाद ये नहीं कि लिक्विडेशन हो जाएगा, वो ऐसे के वैसे जैसे पहले कंपनी चल रही थी वैसे चलेगी। ये
जो अभी तक की कॉस्ट थी वो कौन बियर करेगा? कंपनी बियर कर लेगी। अब अगला देखते हैं 54E। 54E क्या बोलता है? डिक्लेरेशन ऑफ मॉरिटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग प्रीपैकेज्ड। ये क्या बात करता है? ये कहता है the adjudicating authority shall on the prepackaged insolvency commencement date along with the order of admission declare a moratorium। तो यहाँ moratorium बच जाएगा। moratorium वही जैसे as per section 14, ठीक है, लिखा भी हुआ है, read with as referred to in section subsection 1, read with subsection 3 of section 14 which shall mutatis mutandis apply to the proceedings under this chapter। ठीक है। appoint a resolution professional named in the application if no discipline proceeding। जो आपके एप्लीकेशन जब दी थी, एप्लीकेशन में इन्होंने नाम दिया था, नाम कौन सा था? वही तो नाम था जो पहले से इनका काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो उसी को अपॉइंट कर देंगे, अदरवाइज बोर्ड से पूछ लेंगे, बोर्ड से पूछ कर दूसरा अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट में एक बात करता है आपका रेगुलेशन 19, ठीक है। तो पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे होनी है आपकी? ये पब्लिक अनाउंसमेंट होनी है विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस। जैसे आपका CIRP में 3 days है, लिक्विडेशन में 5 days है, यहाँ पर विद इन 2 days, ठीक है। और पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए फॉर्म है आपका P9 फॉर्म है, और ये जितने भी क्रेडिटर हैं वो विच आर लिस्टेड फॉर्म P2 उनको ये पब्लिक अनाउंसमेंट भेजी जाएगी। इट विल बी सेंड टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंड इट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एंड द बोर्ड, ठीक है। तो ये वेबसाइट पर भी पब्लिश होगी और जो है बोर्ड पर भी पब्लिश होगी, अगर बोर्ड की कोई वेबसाइट है। द ऑर्डर ऑफ मॉरिटोरियम शैल हैव इफेक्ट, क्योंकि रेगुलेशन 19 जो है वो पेपर में पब्लिकेशन की बात नहीं करता। क्या सिमरन कौर जी, पेपर में पब्लिकेशन होगा नहीं होगा? नहीं सर, है नहीं होगा ना? नहीं। क्योंकि रेगुलेशन 19 बात करता है, और रेगुलेशन 19 जो है वो कहीं फिर पेपर पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा है। मैं रेगुलेशन के साथ खोल लेता हूँ, चलेगा। हम्म 3.1C1 तो यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट की बात करता है ये। तो पब्लिक अनाउंसमेंट में पेपर अनाउंसमेंट की बात नहीं है, ठीक है। ये कहता है आपको क्या करनी है, आपका फॉर्म P9 है, फॉर्म P9 में अनाउंसमेंट करनी है। फॉर्म P9 भी देख लेते हैं। फॉर्म P9 में बोलता है फॉर द अटेंशन ऑफ क्रेडिटर्स नोटिस इज हियरबाय गिवन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज ऑर्डर्ड द कमेंसमेंट ऑफ प्रीपैक, नेम ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये सारा चीजें इसमें देता है ये। और ये फॉर्म है फॉर्म P9, फॉर्म P9 में ये पब्लिक अनाउंसमेंट होनी है। अब आगे चलते हैं, इसको कर देता हूं। क्या बात करता है? हो गया। The order of moratorium shall have effect from the date of such order till date on which the prepackaged resolution process comes to an end, ठीक है। ये मोरेटोरियम कब तक चलेगा? वही जितना प्रोसेस आपका 120 डेज का जो प्रोसेस। अब उसके बाद में आ जाती है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी तक पहले कौन था? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने बेसिक कंडीशंस देखी थी, ठीक है। अब ये हो गया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। The resolution professional shall conduct the prepackaged insolvency resolution process of a corporate debtor during the prepackaged insolvency resolution process period। क्या क्या ड्यूटीज हैं? बेसिकली ड्यूटीज वही सब हैं जो कि CIRP में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की होती है। कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है? CD। ये क्या कर रहा है? ये उसको कंफर्म कर रहा है, क्योंकि as soon as this application is admitted, so he is sending a copy to every creditor, ठीक है।
This list is prepared by the CD in form P2. So form P2 is there, which contains the details of the various creditors. और ये जो है ये क्या करेगा, जो आरपी है ये जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिसका लिस्ट में नाम है उनको ये कॉपी भेज देगा, ठीक है। कंफर्म करेगा, कंफर्म का मतलब दी किसने, प्रेपरेशन किसने की है, सीडी ने। इनफॉर्म क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम्स एज कंफर्म्ड अंडर क्लॉज ए इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। अब उनको ये कंफर्म करेगा, ठीक है, कि भाई जो उनका क्लेम था वो कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। इसमें रेगुलेशंस है हमारे 20, 21, 22 और 23। 20 फिर बात करता है लिस्ट ऑफ क्लेम्स की। यहाँ पर क्या है, द कॉर्पोरेट डेटर शैल सबमिट ए लिस्ट ऑफ क्लेम्स इन फॉर्म P10, ठीक है, टू द आरपी and based on the records of the corporate debtor and other relevant material, the resolution professional shall confirm the details received in form P10. The resolution professional shall inform every creditor regarding its claims as confirmed and seek objections. A creditor may submit objection along with supporting documents, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये जो फॉर्म P10 है यही लिस्ट ऑफ क्लेम्स है, और ये जो है इट शैल बी अवेलेबल for inspection by the creditors, members, partners, directors and guarantors। जैसे हमने लिक्विडेशन में देखा था लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स थी, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स भी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन रहती है ना। तो यहाँ पर भी ये फॉर्म P10 जो है इट इज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द क्रेडिटर्स, मेंबर्स, partners, directors and guarantors of the corporate debtor, displayed on the website if any of the CD, filed with the board on electronic platform and presented at the meetings of the committee as and when updated। 21 फिर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम की बात करता है। अगर कोई क्लेम प्रिसाइज नहीं है वो सब हम CIRP में पहले ही पढ़ चुके हैं। 22 फिर रेगुलेशन बात करता है कि भाई इट इज टू बी वैल्यूड एट द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, रेफरेंस रेट पब्लिश्ड बाय RBI, वो जो CIRP में प्रोविजन है। ट्रांसफर ऑफ डेट्स ड्यू टू क्रेडिटर्स, वो सेम प्रोविजन है जो CIRP लिक्विडेशन में है कि भाई अगर कोई असाइनमेंट ऑफ डेट हो जाता है तो क्या करना है, एक तो टर्म्स ऑफ असाइनमेंट देनी है और आइडेंटिटी ऑफ असाइनी और ट्रांसफरी देनी है टू अपडेट द क्लेम्स। ये सारे प्रोविजन सिमिलर हैं जो CIRP और लिक्विडेशन से रिलेटेड हैं जो यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर इट विल ऑल्सो मॉनिटर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द CD। मॉनिटर लिखा है, ठीक है, मॉनिटर इसको करना है, बाकी मैनेजमेंट जो है वो CD के पास ही है। Inform the committee of creditors in the event of breach of any of the obligations of the board of directors or partners as the case may be, ठीक है। अगर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑब्लिगेशंस हैं या पार्टनर्स के हैं तो उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो इसको क्या करना है, ये COC को बताएगा। ये मॉनिटर बन गया मतलब क्लास। Constitute the committee of creditors and convene and attend all its meetings, तो ये रेगुलेशन 3 में दिया गया है। उसके बाद में प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। On the basis of preliminary information memorandum, तो यहाँ पर क्या है, there are two types of information memorandum. One is the preliminary information memorandum. ये preliminary information memorandum कौन बनाएगा, ये CD बनाएगा। उसके बाद में ये बनाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, रेजोल्यूशन प्रोविजनल, और उसका बेस क्या होगा, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी ये बना रहा है CD, ये उसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये बना रहा है और वो उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहा है उसके बेस पर। इसी तरह से बेस रेजोल्यूशन प्लान CD बना रहा है और फिर उसको कंफर्म कर रहा है कौन, रेजोल्यूशन, एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो वाली बात आ गई जो आप बता रही थी पुनीता जी। फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर चैप्टर 3 और फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ठीक है। CD ने पहले ही बता दिया था, अब एप्लीकेशन तो फाइल इसी को करनी है, ठीक है। Such other duties as may be specified, वो रेगुलेशन आपका 11, 12 और 13 है। वो 11, 12, 13 में क्या क्या दिया हुआ, एक तो डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट्स है, ठीक है। आइटम वाइज प्रोसेस कॉस्ट ये बताएगा उसको। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की ड्यूटी है इसकी एज पर रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, और फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, द रेजोल्यूशन प्रोविजनल शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। तो पहले इसकी क्या बता दी हमने, ड्यूटीज बता दी, अब इसकी बता रहे हैं पावर्स। जो सेकंड पॉइंट था ये ड्यूटीज थी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में इसकी आ रही है पावर्स। क्या पावर्स हैं,
पहला तो he has accessed all the books of account records and information available with the corporate data. ठीक है. Then access all the electronic records of the CD from an information utility having financial information. Access the books of account record available with government authorities, statutory auditors, accountants and such other persons as may be specified. ये सब powers वैसे ही वैसे जैसे हैं जैसे कि आरपी या लिक्विडेटर की पावर्स है, उनके पास भी सिमिलर पावर्स. ठीक है. अटेंड मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस में भी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा. देखो ये यहाँ पर अटेंड की बात आ गई. ठीक है. क्योंकि बोर्ड तो सस्पेंड नहीं हुआ, यहाँ पर बोर्ड सस्पेंड नहीं हुआ. ठीक है. जब बोर्ड सस्पेंड नहीं हुआ तो बोर्ड अपनी मीटिंग कर रहा है. मीटिंग ऑफ मेंबर्स भी हो रही है, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड भी हो रही है, कमेटी की भी मीटिंग हो रही है, तो ये उनकी मीटिंग को अटेंड कर सकता है. ठीक है. क्योंकि इसके पास मॉनिटर करने की पावर है. उसके बाद में अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल और अदर पर्सनल इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड. ठीक है. रेगुलेशन 10. फिर कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एसेट्स, फाइनेंसेस एंड ऑपरेशंस फॉर डिटरमिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सीडी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस जो कि पीयूएफई ट्रांजैक्शंस में आएंगे. ठीक है. बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द प्रीवियस 2 years from the date of prepackaged insolvency commencement date, financial and operational payments for the previous 2 years, list of assets and liabilities as on the initiation date, and such other matters as may be specified. Take other such action as may be specified. Then from the date of appointment of the RP, the financial institutions maintaining accounts of the corporate debtor shall furnish all information relating to the corporate debtor available with them to the resolution professional as and when required by him. तो बैंकर भी इसको इंफॉर्मेशन देंगे अगर ये कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा. ठीक है. अभी बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? बैंक अकाउंट सीडी ही ऑपरेट कर रहा है, ये नहीं ऑपरेट कर रहा. ठीक है. सर इसमें फिर क्रेडिटर इन कंट्रोल नहीं रहा ना, इसमें तो डेटर इन कंट्रोल ही रहा फिर. हाँ बिल्कुल. नहीं, सीओसी तो बन गई ना, सीओसी तो बन गई, वो आगे आएगा ना, आगे आगे पता चलेगा आपको. बट वो जब बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है सीडी तो फिर तो हाँ कुछ पावर नहीं रही ना लिक्विडेटर. नहीं देखो ऐसा है ना, पावर तो है. देखो ऐसा, जितनी भी मीटिंग हो रही है, बोर्ड की मीटिंग हो रही है, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, सब में ये जा रहा है तो वॉच तो कर ही रहा है ना. हमने देखा पावर्स में क्या, यहाँ सब वो मीटिंग तो देख ही रहा है ना उसकी. अगर मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो क्रेडिटर्स को बता रहा है. ये तो हमने पढ़ लिया ना यहाँ पर. अटेंड मीटिंग्स, ये यहाँ पर अटेंड मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, और उसके बाद में ये बता भी रहा है उनको अगर इसको कुछ गड़बड़ लग रही है तो. ठीक है. लेकिन कंट्रोल तो उसके पास ही है जब तक वो कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करता. आगे पढ़ेंगे. The personnel of the corporate debtor, its promoters and any other person associated with the management shall extend all assistance and cooperation to the RP as may be required by him to perform his duties and exercise his powers, and for the purpose of the section 19 जो provisions है वो भी यहाँ पर apply. ठीक है. The fees of the RP and expenses shall be determined in such manner as may be specified, provided that the committee of creditors may impose limits and conditions. ठीक है. तो COC अप्रूव करेगी फीस को. Provided further that the fees and expenses for the period prior to the constitution of committee shall be subject to ratification. जब तक COC नहीं बनी, जो पहले वाले थे, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाले खर्चे थे, वो भी ये वेरीफाई, वो भी ये रेटिफाई करेगी. The fees and expenses referred to in subsection 6 shall be borne in such manner as may be specified. अब इसका भी है कि भाई ये जो फीस और एक्सपेंसेस है कौन बियर करेगा. अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो सीडी बियर करेगा, एक्सेप्ट हो जाती है तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेंगे. ये सारी बातें इसके अंदर अलग अलग टाइम पर अलग अलग है कि भाई बाद में अगर टर्मिनेट हो जाता है या लिक्विडेशन हो जाता है तो लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा. ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं कि फीस का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा. उसके बाद आते हैं 54G. 54G बात करता है लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. देखो प्राइमरी ड्यूटी है सीडी की, सीडी बना रहा है. द कॉर्पोरेट डेटर शैल विद इन 2 days ऑफ द प्रीपैक सबमिट टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड एज ऑन दैट डेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड. तो क्या क्या इसमें दे रहे हैं ये? इसमें ये दे रहे हैं आपकी एक तो list of claims along with details of the respective creditors, their security interest and guarantee if any. ठीक है.
and a preliminary information memorandum containing information relevant for formulating a resolution plan. 2 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ क्लेम्स दे देगा सीडी इसको और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, अब मान लो जो सीडी ने लिस्ट दी उसमें किसी का नाम इंक्लूड नहीं किया तो क्या होगा, वो ये बात 54G2 बताता है। 54G2 बोलता है वेयर एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज as a consequence of the omission of any material information or inclusion of any misleading information in the list of claims or the preliminary information memorandum, every person who is a promoter or director, तो उस केस में इनको लायबल बना दिया, किसको, प्रोमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर को, एलएलपी के केस में। ठीक है, और हैज ऑथराइज्ड द सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स shall without prejudice section 77A be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा इसको अगर किसी का नाम छूट गया। नो पर्सन शैल बी लायबल अंडर सबसेक्शन 2 इफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स वाज सबमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, अगर उसको कोई नॉलेज नहीं थी तो फिर उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। अगला क्या बोलता है, सब ये भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 54E एनी पर्सन हु सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ omission of material information or inclusion of any misleading information shall be entitled to move a court। अब यहाँ पर देखो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ रही है, यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं लिखा, ये कहता है ये कोर्ट में मूव कर सके। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये जो है ये कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जाएगा, तो यहाँ पर ये कोर्ट में मूव करेगा हैविंग जुरिस्डिक्शन फॉर सीकिंग कंपेंसेशन, क्योंकि यहाँ कंपेंसेशन की बात आ रही है। अब कंपेंसेशन तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में 54H बात करता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। ड्यूरिंग द प्रीपैक द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर, इनके पास ही कंट्रोल रहता है एज द केस। क्यों लिखा है भाई देखो कोर्ट इसलिए लिखा ना क्योंकि कंपेंसेशन की बात आ रही है। अब कंपेंसेशन तो डिसाइड कौन करेगा, कंपेंसेशन तो सिविल कोर्ट ही कर सकता है, इसलिए लिखा है। भाई अमाउंट कितना होगा, ये तो किसी का क्लेम आया नहीं तो अमाउंट कितना होगा, या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ गई प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं कर सकता, किसी का मिस हो गया है क्लेम अगर उन्होंने नहीं लिया तो फॉर दैट पर्पस इंक्लूजन के लिए तो वो ए के पास जा सकता है ना, एनसीएलटी के पास नहीं, पहले तो वो आरपी के पास ही जाएगा। अगर उसको कोई लॉस हुआ है, वो कह रहे हैं ना अगर कोई लॉस हुआ है तो फिर अगर कोई कंपेंसेशन लेना है तो उसके लिए कोर्ट में जाना है, बात ये है। अगर उसका क्लेम आ ही गया फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर उसका क्लेम छूट ही गया या मान लो उस प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से इसको लॉस हो गया, उस लॉस को या डैमेज को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाना है, ये है मतलब। ये यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बजाय वर्ड कोर्ट यूज किया गया, ये पार्ट है। और कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि नॉर्मली कोर्ट वर्ड कहीं आया नहीं। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा ड्यूरिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, पूछा भी है सवाल पीछे। द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा shall continue to vest in the board of directors or the partners as the case may be of the CD subject to such conditions। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है बोर्ड के पास ही रहेगा या पार्टनर्स के पास ही रहेगा। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है they shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property and manage its operations as a going concern। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व की पावर किसके पास होती है, वो होती है आरपी के पास या लिक्विडेटर के पास। यहाँ पर क्या है, यहाँ बोर्ड के पास ही है। ठीक है, और गोइंग कंसर्न भी कौन मैनेज कर रहा है, बोर्ड। द प्रोमोटर्स, मेंबर्स, पर्सनल एंड पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा shall exercise and discharge their contractual or statutory rights and obligations in relation to the corporate data subject to the provisions of this chapter and such other conditions। मतलब जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल या स्टैट्यूटरी राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं वो कौन डिस्चार्ज करेगा, वो प्रमोटर मेंबर। आईटीआर भरनी है, जीएसटी की रिटर्न भरनी है, टीडीएस जमा कराना है, किसकी जिम्मेदारी है, सीडी की जिम्मेदारी है, यहाँ पर आरपी की जिम्मेदारी नहीं है वो चीज। ठीक है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि इसका बेसिक काम क्या है, इसका बेसिक काम इतना ही है कि भाई ये रेजोल्यूशन प्लान वगैरह को देखता है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall within 7 days of the prepackaged insolvency commencement date constitute a committee of creditors। तो यहाँ पर कितने दिन के अंदर कमेटी बना रहा है ये, within 7 days of the prepackaged insolvency commencement date।
2 दिन के अंदर इसको लिस्ट मिल गई, ठीक है ना, क्योंकि लिस्ट तो इसको मिल गई ना 54F के सब सेक्शन 2 में, 2 दिन के अंदर इसको लिस्ट मिल गई, उसके बेसिस पर विद इन 7 days ये कमेटी बना लेगा। प्रोवाइडेड दैट द कंपोजिशन ऑफ द कमेटी शैल बी अल्टर्ड, जो अगर बाद में अपडेटेड क्लेम्स आएंगे तो उसके बेस पे चेंज कर लेगा, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहली मीटिंग होगी विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रोविजंस हैं वो सारे यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, जैसे वो 33% का है कोरम वगैरह का, वो सारी चीजें यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे जो हमने CIRP में पढ़ी, ठीक है। The provisions of section 21 except subsection 1 thereof shall mutatis mutandis apply in relation to the committee of creditors under this chapter। अब ये हमारा सेक्शन 21 में क्या लिखा है, सेक्शन 21 में देख लेते हैं क्या लिखा है। सेक्शन 21 में कहता है the IRP shall after collation constitute a committee of creditors। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है provisions of सेक्शन 21 एक्सेप्ट सबसेक्शन 21। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो जितना फाइनेंशियल डेट है उसके हिसाब से ये कमेटी बनेगी, ठीक है। ये रेगुलेशन 24, 25 और 26 आ गया इसमें। तो ये रेगुलेशन में क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। रेगुलेशन 20 बोलता है कमेटी विद ओनली क्रेडिटर्स इन ए क्लास, ठीक है। अगर सिर्फ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, तो उसके इसमें ARE आएगा सिर्फ कमेटी में, ठीक है ना, मीटिंग में जैसे CIRP में होता है। अगर कोई कमेटी में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही तो क्या होगा, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेट और ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज, तो इसमें सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आएंगे। और जैसे CIRP में क्या होता है 18 लार्जेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे 10 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, और अगर लेस देन 10 है तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। और फिर वही सेम प्रोविजन जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का और एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज का, ठीक है। ये वो सारा जैसे जैसे कैलकुलेशन होता था वो हमने दिखाया था CIRP में, वही सेम है बिल्कुल। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन रेफरेंस टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सबसेक्शन 9 and 10 of section 21 shall be construed as reference to corporate debtor or the resolution professional, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है, क्योंकि कई जगह इसमें बोर्ड को पावर्स है, तो अगर बोर्ड को पावर वो कहता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जहां भी रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 21 के 9 और 10 में, सेक्शन 21 का 9 और 10 क्या बोलता है देख लेते हैं एक बारी। सेक्शन 21 का 9 आपका बोलता है the committee of creditors shall have the right to require the RP to furnish any financial information in relation to the CD, ठीक है। वो कह रहा है कि COC जो है वो RP से मांग सकती है, तो नेचुरली वो यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई RP से जहां पर बात करी वो CD से भी मांग सकती है, ठीक है। और 10 बात कर रहा है the resolution professional shall make available any financial information so required by the COC within a period of 7 days। तो प्री पैक में क्या होगा, COC अगर CD से मांगेगी तो वो भी 7 days में इंफॉर्मेशन दे देगा। ये 21, 9 और 10 का मतलब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो मैनेजमेंट CD के पास रहेगा, लेकिन मान लो वो कोई फ्रॉड कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उस केस में ये प्रोविजन है 54J में, J का मतलब जाओ, RP को CD को बोलेंगे भाई तुम जाओ। Where the committee of creditors at any time during the pre-pack by a vote of not less than 66% of the voting shares resolve to vest the management with the RP, तो इसमें COC एक्शन लेगी। COC क्या करेगी, 66% से वोटिंग करेगी कि भैया मैनेजमेंट जो है वो RP को दे दो बजाय कि CD के।
The resolution professional shall make an application for this purpose. तो ये जो आरपी है ये फिर एप्लीकेशन मूव करेगा टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये एप्लीकेशन है आपका फॉर्म P14 के अंदर। ठीक है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1, if the adjudicating authority is of the opinion कि भाई affairs of the corporate debtor have been conducted in a fraudulent manner, ठीक है, यहाँ पर भी ये फ्रॉड कर रहे हैं, या there has been gross mismanagement of the affairs of the corporate debtor, so it shall pass an order of vesting of the management of the corporate debtor with the resolution trustee। तो ये कहेंगे कि भैया अब आप मैनेज करो इसको, आरपी को। ठीक है, अभी तक सीडी मैनेज कर रहा है। अब ये जो मैनेजमेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये हमारा रेगुलेशन 50 में दिया गया। तो इसमें क्या होगा, the corporate debtor shall not manage the affairs of the corporate debtor in a manner prejudicial to the creditors of the corporate debtor or in a fraudulent manner. The corporate debtor shall not undertake any of the following actions without prior approval of the committee. ठीक है, transactions above a threshold limit as decided by the committee. ठीक है, any other matter, तो इस केस में क्या होगा, and not covered under section 28. The corporate debtor in consultation with the RP shall prepare monthly report and forward it to the members of the committee with the following details. तो ये जो ये मैनेजमेंट ड्यूरिंग मैनेजमेंट कैसे होना है, ये सारा हमारा रेगुलेशन 50 में दे रखा है। ठीक है, अब मैनेजमेंट तो ये कर रहा है, मैनेजमेंट में भी क्या है, जो सीओसी है, ऐसा नहीं कि सीओसी के पास कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि वो सीओसी एक डिसाइड कर रही है कि ट्रांजैक्शन अबाउ ए थ्रेशोल्ड विल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी। जैसे हमने सेक्शन 28 में देखा था, सेक्शन 28 में भी क्या होता है कि आरपी कुछ एक्शन ले सकता है, लेकिन जो सेक्शन 28(1) में दिए गए हैं उसके लिए उसके सीओसी की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, वो प्रोविजन यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर जो है इन कंसल्टेशन विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर ए मंथली रिपोर्ट, यहाँ पर एक मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है कौन, कॉर्पोरेट डेटर। क्या क्या डिटेल्स है, details of legal proceedings having a material impact, details of key contracts, any other relevant matters. और resolution professional के पास क्या power है, it can call for information relating to operations of the CD, it can visit premises of the CD, it can inspect the assets of the CD, it can call for information related to compliance applicable to the corporate debtor and its status। मतलब जो compliance से related information है ये भी वो सीडी से मांग सकता है। वो मांग सकता है कि भाई आपने आरओसी की रिटर्न फाइल कर दी कि नहीं कर दी, आईटीआर फाइल कर दी कि नहीं कर दी, इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, ये सारी चीजें। आस्क फॉर डिटेल्स रिलेटेड टू लिटिगेशन इनिशिएटेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एंड आस्क फॉर डिटेल्स फॉर असर्टेनिंग द कंडक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्योंकि मॉनिटर करने की ड्यूटी तो इसी की है ना, मॉनिटर करने की ड्यूटी आरपी की है, काम सारा कर रहा है सीडी। ठीक है, अच्छा, नॉटविथस्टैंडिंग anything to the contrary contained in this chapter, the provisions of subsection 2 and subsection 2A of section 14, section 17, ये सारे जो provisions हैं ये भी आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे जब तक कि ये प्रोसेस एंड नहीं हो जाता। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। सेक्शन 14 का 2 और 2A क्या बोलता है। देखिए, सेक्शन 14 का 2 और 2A बोलता है ये दी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है, शैल नॉट बी टर्मिनेटेड, तो ये प्रोविजन सप्लाई होंगे। फिर 2A हमारा बोल रहा है क्रिटिकल सप्लाईज के बारे में, वो भी प्रोविजन सप्लाई होंगे। फिर सेक्शन 17 क्या बोलता है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स बाय द आरपी। ठीक है, उसके बाद क्लॉज E to G ऑफ सेक्शन 18। E to G क्या बोलती है क्लॉज ई हमारी बोल रही है 18 की, ई बोल रहा है फाइल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और एफ बोलता है टेक कंट्रोल एंड कस्टडी, और जी बोलता है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन 19 और 20, 19 में कोऑपरेशन वगैरह की बात करता है, फिर 25 में बात करता है सब सेक्शन 1। बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट सीडी के पास ही मैनेजमेंट रहेगा,
बट ये जो है आरपी के पास भी, आरपी उसको मॉनिटर कर सकता है, बेसिकली इसमें फर्क ये है। 25 का सबसेक्शन 1 कहता है इट्स विद ड्यूटी ऑफ द आरपी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, ठीक है, इंक्लूडिंग द कंटिन्यूड। लेकिन बेसिकली सीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अगर वो नहीं कर रहा तो ये करेगा। ये उससे पूछ सकता है कि भाई देखो आपने इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया, अगर नहीं करवाया तो ये सीओसी को बता सकता है, ये बात, ठीक है। बेसिक फंक्शन उसके पास ही है, सीडी के पास। उसके बाद में 54K क्या बोलता है? कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। द कॉर्पोरेट डेटर shall submit the base resolution plan referred to in clause C of subsection 4 of section 54A to the resolution professional within 2 days of the prepackaged insolvency commencement date, ठीक है। क्योंकि ये बेस रेजोल्यूशन प्लान तो उसने पहले से ही बना रखा है सीडी ने। ये किसको बताएगा? ये आरपी को दे देगा, और आरपी क्या करेगा? आरपी उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। कमेटी उसको बोलेगी देखो भाई बेस रेजोल्यूशन प्लान में तो आपने कम ऑफर दिया है, तो आप इस ऑफर को थोड़ा बढ़ाओ। तो द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में प्रोवाइड द कॉर्पोरेट डेटर एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रायर टू इट्स अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 4 और इन्विटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स अंडर सबसेक्शन 5 एज द केस। वो कहेगा भाई देखो या तो आप अपने बेस रेजोल्यूशन प्लान को थोड़ा अप्रूव करो, नहीं तो हम नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स मंगाते हैं फिर, ठीक है। देख लो आप, the resolution plans and the base resolution plan submitted under this section shall conform to the requirements of section 1 and 2 of section 30. वो section 1 and 2 of section 30 हमने पहले ही पढ़ा था। section 1 और 2 में क्या था? section 30 का वो बेसिकली वही बात है उसमें कि जो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनका क्या हो रहा है, ठीक है, कि उनको क्या मिल रहा है, लिक्विडेशन वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, वही 30 सबसेक्शन 1 और 2 है, ठीक है ना। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। अच्छा, एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 2 एंड 5 ऑफ सेक्शन 30 वो भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। और द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान फॉर सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ इट डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, टू दी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ले जाएंगे अगर इसमें कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के जो ड्यूज है उसकी इंपेयरमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है? वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर डज नॉट अप्रूव द बेस। एक सीडी ने बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाया, आरपी ने उसको कंफर्म कर दिया आईपी ने कि भाई ठीक है उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सेक्शन 30 वाली पूरी है, ठीक है, लेकिन सीओसी उसको अप्रूव नहीं करती, ठीक है। या जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी कोई हेयर कट की बात कर रहा है वो, तो फिर क्या होगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान और प्लान्स। अब वो नए प्लान्स मंगवाएगा, ठीक है, टू compete with a base resolution plan in such manner as will be spent। उसको भी इसके साथ compete करवाया जाएगा। compete का मतलब ये है कि इसको भी चांस दिया जाएगा टू इम्प्रूव जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा। क्यों? व्हाट इज द आइडिया? आइडिया ये है कि ये जो है एमएसएमई के लिए है, और एमएसएमई में गवर्नमेंट भी समझती है कि भाई ये जो ओनर्स होते हैं उनको अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा पता है, ठीक है ना, तो अगर यही कंपनी चला लें तो ज्यादा बेटर है। द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान्स pursuant to invitation shall fulfill such criteria as may be laid down by the RP with the approval of COC having regard to the complexity and scale of operations, ठीक है, and other conditions as may be specified in section रेगुलेशन 46। तो रेगुलेशन 46 में वो दिया हुआ है कि भाई कैसे वो अपना इवेल्यूशन मैट्रिक्स वगैरह या क्या क्राइटेरिया उसका बनाएंगे, ये इसके अंदर हमने दिया हुआ है, ठीक है, रेगुलेशन 46। अच्छा, उसके बाद में द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये पूरा सेक्शन कर लेते हैं ना, 54 के कर लेते हैं। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall provide to the resolution applicants the basis for evaluation of resolution plans for the purpose of subsection 9 as approved by the COC subject to such conditions as may be specified, ठीक है।
अब इनको ना ये बेसिस प्रोवाइड कराएगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, कौन? आरपी, ठीक है, कि भाई ये जो है ये बेसिस है, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, ये हमारे हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, इस बेसिस पर आपको रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है, ठीक है। और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है रेफर टू इन सेक्शन 29। सेक्शन 29 में क्या रेफरेंस है? वही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वाला, ठीक है। इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रेजेंट टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर इट्स इवैल्यूएशन रेजोल्यूशन प्लान्स व्हिच कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30। तो जो प्लान भी कंफर्म करते हैं टू द रिक्वायरमेंट जो सीओसी ने रखी हैं उनको ये प्रेजेंट करेगा सीओसी के सामने, आरपी, ठीक है। अब कमिटी क्या करेगी? कमिटी शैल इवैल्यूएट द रेजोल्यूशन प्लान्स प्रेजेंटेड बाय द आरपी एंड सेलेक्ट रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम अमंगस्ट देम। अब उनमें से एक रेजोल्यूशन प्लान को वो सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। अच्छा, वेयर ऑन द बेसिस ऑफ सच क्राइटेरिया एज में बी लेड डाउन बाय इट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड्स दैट द रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्टेड इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द बेस रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। मान लो बेस रेजोल्यूशन प्लान कह रहा था कि जी मैं तो 60% हेयर कट ऑफर करूंगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है। अब ये जो नया रेजोल्यूशन प्लान आया ये कहता है मैं तो जी 30% हेयर कट ऑफर करूंगा, वो सिग्निफिकेंटली बेटर है, ठीक है। तो उस केस में कमेटी क्या करेगी? सच रेजोल्यूशन प्लान में भी सेलेक्टेड, तो एडजुडिकेट फिर जो सीओसी है वो सीडी से नहीं पूछेगी कि भाई तुम इंप्रूव करो मत करो, यहाँ पर सीधा ही जो सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोवाइडेड दैट the criteria laid down by the committee under this section shall be subject to such conditions as may be specified। वो regulations में दिया है कि भाई कितना बेटर होगा। उसके बाद where the resolution plan selected under subsection 1 is not considered for approval, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो एक प्लान इन्होंने सेलेक्ट किया था, भाई जितने भी प्लान्स आए उनमें से एक प्लान इन्होंने सेलेक्ट किया। अब वो प्लान या तो सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकता है, अगर सिग्निफिकेंटली बेटर होगा तो सीओसी उसको सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। या फिर जो एक प्लान था उसको भी सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ना ही वो सिग्निफिकेंटली बेटर है। एक 30% हेयर कट ऑफर कर रहा था, दूसरा 31% ऑफर कर रहा है हेयर कट, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे? ये कंपीट करवाएंगे, दोनों का कंपटीशन कराएंगे। इट शैल compete with the base resolution plan in such manner and subject to such conditions as may be specified and one of them shall be selected for approval, ठीक है। इसको वही स्विस चैलेंज मेथड है, तो स्विस चैलेंज मेथड में क्या होता है, ये कंपीट करवाएंगे उसको। ये 48 है हमारा। अब आगे चलते हैं। The resolution plan selected for approval under subsection 10 or subsection 11 may be approved by the committee for submission to the adjudicating authority। अब इनमें से जो प्लान सेलेक्ट करेंगे वो adjudicating authority को पेश कर देंगे। Provided that where the resolution plan selected for approval under subsection 1 is not approved by the committee of creditors, the resolution professional shall file application for termination, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्टेड फॉर अप्रूवल था, अब इसको भी सीओसी ने अप्रूव नहीं किया, ठीक है। भाई एक ही प्लान उन्होंने सेलेक्ट किया, उसका कंपटीशन कराया बेस रेजोल्यूशन प्लान से, फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट जो है वो सीओसी में ले गए, सीओसी ने उसको अप्रूव नहीं किया। यस विश्वनाथन जी। Sir, in this case, why would the corporate editor opt for or in any way agree for any new corporate applicant? Because it is better for him that it gets rejected and he retains the control. If the No, applicant- actually, this decision is not made by the CD. This decision is made by the COC. This approval of resolution plan is not being done by the CD. Approval is being done by the COC. CD is just managing. CD is just retaining the control. He is responsible for all the compliances. And RP is just monitoring. RP is basically involved in this resolution plan activity. So CD is nowhere in picture for approval or non-approval. COC is the authority to approve. I hope it is clear now. Yes, sir. Yes. So it is not approved by the committee of creditors. The resolution professional
shall file an application for termination of prepack. ठीक है? And the approval of the resolution plan under subsection 4 or subsection 12, as the case may be, by the COC shall be by a vote of not less than 66%. ठीक है? After considering its feasibility and viability, manner of distribution proposed, taking into account the order of priority amongst creditors as laid down in subsection 1 of section 53, including the priority and value of security interest of a secured creditor and such other requirements as may be specified. तो ये सारी बातें आपको रेजोल्यूशन प्लान में देख लेनी, ठीक है? While considering the feasibility and viability of a resolution plan, where the resolution plan submitted by the CD provides for impairment of any claims owed by the corporate debtor, the committee of creditors may require the promoter of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor. Now, in this case, suppose the corporate debtor is saying that, okay, I will offer a haircut to the creditors. ठीक है? तो क्या होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलेगा कि भाई तुम हेयर कट ऑफर कर रहे हो, तुम 100 रुपए के बदले में 60 रुपए दे रहे हो, तो तुम भी अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करो. ये बात है. The committee of creditors may require the promoters of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor. ठीक है? उससे पैसा आएगा वहां पर. तो provided that where the resolution plan does not provide for such dilution, the committee of creditors shall, prior to the approval of such resolution plan, as the case may be, record reasons for its approval. तो इसमें ये है कि suppose haircut has been offered, but the promoters are not diluting their stake. So in that case, the committee of creditors will record reasons for its approval. Normally, they will ask for dilution of the shareholding or voting rights or equity. Okay. The resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors, as the case may be, to the adjudicating authority. And for the removal of doubts, it is very clarified that the corporate debtor, being a resolution applicant under clause 25 of section 5, may submit the base resolution plan either individually or jointly with any other person. So in this case, the corporate applicant can file the resolution plan either on its own or with some other person also. ठीक है? So CD is the resolution applicant. So CD may be joined by some other people also. That is the point. For the purpose of subsection 4 and 14, the claims shall be considered to be impaired where the resolution plan does not provide for the full payment of the confirmed claims as per the updated list of claims. ठीक है? अब 54L है, 54L कल करेंगे, अदरवाइज फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, है ना? अब 2-3 सेक्शन और बचे हैं, LMNO, तो LMNOP, बस. तो इसको कल कर लेते हैं हम लोग. कल थोड़ा सा इसको और डिटेल में कर लेंगे, तो कल प्रीपैक आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है जी? आप ई तक का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.